नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। दिल्ली से दोहा जाने वाले कतर एयरवेज के एक विमान को पाकिस्तान के कराची में उतार दिया गया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार फ्लाइट नंबर QR 579579 में 100 से ज्यादा यात्री सवार हैं। ये फ्लाइट कतर एयरवेज की थी। फिलहाल यात्रियों को कराची से दोहा भेजने के लिए दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाइट की कार्गो एरिया में धुआं निकलने के संकेत मिले थे, जिसके बाद फ्लाइट को कराची डाइवर्ट किया गया। घटना की फिलहाल जांच की जा रही है और यात्रियों को दोहा ले जाने के लिए एक राहत उड़ान की व्यवस्था की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ्लाइट ने आज तड़के 3:50 पर उड़ान दिल्ली से भरी थी। इसके बाद सुबह 5:30 बजे इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराची में कराई गई। कतर एयरवेज ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हम अपने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक QR 579 में सवार यात्री रमेश रालिया ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है, जिसके मुताबिक वो बता रहे हैं कि हम सब फिलहाल कराची एयरपोर्ट पर मौजूद है, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि आगे उनकी अगली फ्लाइट कब होगी। इसी फ्लाइट में उमाशंकर नाम के यात्री ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी है। फ्लाइट में सवार यात्रियों के मुताबिक टेक्निकल ग्लिच बताकर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। फ्लाइट को अचानक से क्यों कराची में उतारना पड़ा, अभी तक इसका आधिकारिक जवाब नहीं मिला है, लेकिन इस खबर के आने की वजह से कई तरह के लोगों के अंदर डर भी पैदा हो गया। कुछ लोगों को तो यह भी लगने लगा कि प्लेन कहीं हाईजैक तो नहीं हो गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। इधर भारत भी गंभीरता से मामले को लेते हुए अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। 31 मार्च को पंजाब की 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए दिल्ली से विधायक और पंजाब में पार्टी के प्रभारी राघव चड्ढा को उम्मीदवार बनाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा प्रोफेसर संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, व्यवसायी संजीव अरोड़ा के साथ ही क्रिकेटर हरभजन सिंह के नाम भी तय किए गए हैं। राघव चड्ढा की बात करें तो उनकी उम्र 33 साल है। अगर वो राज्यसभा चुनाव जीतकर उच्च सदन में पहुंचते हैं तो वो सबसे कम उम्र के राज्यसभा सांसद बनेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि पंजाब की 5 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे उम्मीदवारों की जीत निश्चित है। राघव चड्ढा ने अपनी राजनीति की शुरुआत दिल्ली से की थी। 2020 में पहली बार राघव चड्ढा ने आप के टिकट पर दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट से जीत हासिल की थी। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी आला कमान ने राघव चड्ढा को सह प्रभारी बनाकर भेजा था। राघव चड्ढा के अलावा प्रोफेसर संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, क्रिकेटर हरभजन सिंह को भी राज्यसभा भेजने की तैयारी है। व्यवसायी संजीव अरोड़ा को भी आपने उम्मीदवार बनाया है। संदीप पाठक IIT दिल्ली में फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। उन्हें पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत का नायक भी माना जाता है। संदीप पाठक को अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान का करीबी माना जाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दे दिए हैं। रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर की राजनीति को लेकर कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमको एक समाज में बदलाव लाना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं कभी कभी सोचता हूं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अचानक से किसी दिन आपको पता चले कि मैं संन्यास ले चुका हूं और समाज सेवा करने लगा हूं। हमको एक समाज में बदलाव लाना, कभी कभी मैं सोचता और कोई बड़ी बात नहीं, अचानक आप समझें कि हम रिटायर हो गए और समाज सेवा में लग गए। आजाद ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ये बयान दिया है। इसके साथ ही गुलाम नबी आजाद ने कार्यक्रम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों को एकजुट होकर रहने की अपील की। साथ ही धर्म के आधार पर बंटवारे को लेकर भी राजनीतिक दलों पर जमकर हमला बोला। अन्याय हो जाए, वो किसी भी धर्म का और जाति का हो, क्या ये हमारा काम नहीं है कि धर्म जाति अपनी जाए लेकिन अन्याय नहीं होने दें। एक ऐसी घटना हुई थी कुछ साल पहले, एक गुजर लड़की का रेप हुआ, मार दिया।
कुछ लोग जब उनको पकड़ने गए तो कुछ पॉलिटिकल लोग उनको बचाने गए, जिनको सबसे पहले जाना था चाहे था न्याय देना। लेकिन हिंदुस्तान खड़ा हुआ, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो 99% ये मालूम ही नहीं है कि गुजर भी ट्राइब है, क्योंकि नेशनल लेवल, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में गुजर मुसलमान सिर्फ जम्मू कश्मीर में है और अमेठी में, और कहीं नहीं है हिंदुस्तान। वहां हिंदू शेड्यूल ट्राइब, बाद में मुस्लिम भी आए, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान आपने देखा बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, साफ दिल्ली में मोमबत्तियां लेके हिंदुस्तान खड़ा हुआ। तो ये जम्मू ऐसा होना चाहिए, वो दलित के साथ हो, राजपूत के साथ हो, ब्राह्मण के साथ, मुसलमान के साथ हो, ईसाई के साथ। अगर ईसाई को कुछ हो गया तो सिर्फ ईसाई उठे तो कितने घर हैं यहां, फिर आवाज कौन सुनेगा उनकी? सिख के साथ हुआ तो कितने हजार या कितने लाख हैं, कौन आवाज सुने? गौरतलब है कि आजाद को कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ बागी बने G23 समूह का अगवा भी कहा जा रहा है। कांग्रेस को राज्यों में मिल रही लगातार हार के बाद पार्टी में हलचल तेज है। कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे G23 के नेताओं ने हाल ही में गुलाम नबी आजाद के आवास पर बैठक की थी। इस बैठक में G23 के सभी नेताओं ने एक सुर में हर स्तर पर सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक फैसले लेने के मॉडल को अपनाने पर जोर दिया था, जिसके बाद गुलाम नबी आजाद कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले थे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि सोनिया गांधी से मिलना कोई खबर नहीं है, वो उनसे मिलते रहते हैं। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि पार्टी प्रेसिडेंट की कोई जगह खाली नहीं है। जब चुनाव होगा तब पार्टी के कार्यकर्ता तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। देश भर में कोरोना महामारी का संक्रमण अब काबू में आता जा रहा है। रोजाना सामने आ रहे नए मामलों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन कम हो रहा है और पहले के मुकाबले अब कोरोना के संक्रमण के मामले कम ही दर्ज हो रहे हैं। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 21 मार्च को जारी ताजा कोविड-19 आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के 1549 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल से 12% कम है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,09,390 हो गई है। वहीं आज मौतों के मामलों में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 31 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का कुल आंकड़ा अब 5,16,510 पर पहुंच गया है। वहीं बता दें कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.74% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.40% है और वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.40% दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 2,652 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,67,774 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सोमवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी 30,000 से नीचे पहुंच चुके हैं। अब एक्टिव केस 25,106 हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई देश में तीसरी लहर के बाद अब हालात काफी सुधर रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 2,97,285 खुराकें लगाई गई और अब तक वैक्सीन के कुल 181,24,97,303 करोड़ डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाई जा रही है। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 3,84,499 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में लगभग 78,30,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो रविवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 596 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 24 मरीजों की मौत हुई है। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 113 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और एक मरीज की मौत हुई है। कर्नाटक में 109 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और यहाँ 2 मौतें दर्ज हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में
56 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और किसी भी मरीज की मौत कोरोना से नहीं हुई है। मिजोरम में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 123 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 97 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। वहीं भारतीय मूल के अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति ने रविवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोविड-19 महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले महीनों में मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। अफानी चक्रवात को लेकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर पर गहरे दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चलते इन इलाकों में साल का पहला और बड़ा चक्रवात आने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर तूफानी हवाएं और भारी बारिश जारी है। इन इलाकों में तेज हवाओं का प्रकोप लगातार बना हुआ है, जिस पर मौसम विभाग भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने जानकारी दी कि दक्षिण पूर्व और दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बना डिप्रेशन उत्तर की तरफ बढ़ गया है। इसके अलावा आईएमडी ने भविष्यवाणी की है कि ये एक चक्रवाती तूफान में तेज हो सकता है। आज यानी कि 21 मार्च को ये चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसके बाद ये उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ेगा और 22 मार्च को उत्तर म्यांमार दक्षिण पूर्व बांग्लादेश तटों के पास पहुंचेगा। इस तूफान को लेकर प्रशासन पहले से ही अलर्ट हो गया है और निचले इलाकों में रह रहे लोगों को निकालना शुरू कर दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप पर सभी नाविकों और मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है। उन्हें समुद्र में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। चक्रवाती तूफान की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव की आशंका काफी बढ़ी हुई है। इसी के साथ भारत के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने के साथ साथ तूफानी हवाओं के चलने की भी संभावना जताई जा रही है। संभावित चक्रवात आसानी के लिए एहतियाती उपाय जारी हैं। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल स्टैंड बाय पर हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।